नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। मैं मराठी पत्रकार हूँ, हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। अपेक्षा करता हूँ कि मेरी हिंदी आपके समझ में आएगी। दोस्तों, 2-3 दिन पहले प्रशांत किशोर अचानक मुंबई पहुँचे और उन्होंने महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार से मुलाकात की। आपको मालूम है कि शरद पवार देश भर जिनकी चर्चा होती है, उनको अगर कोई मिलने आता है तो वो भी बड़ी न्यूज़ बन जाती है, खबर बन जाती है। तो इसलिए बंगाल ममता को जीत कर देने वाले प्रशांत किशोर अगर मुंबई पहुँचे और उन्होंने पवार साहब की मुलाकात की तो उस पर खबरें बनना वाजिब था और वैसा ही हो गया। लेकिन उसमें क्या चर्चा हुई इसकी तो खबर नहीं आई कि प्रशांत किशोर और पवार साहब इनमें जो चर्चा हुई 3 घंटे 4 घंटे उनको साथ में खाना खाया उन्होंने, लेकिन बातें क्या हुई उस पर तो चर्चा नहीं हुई। इसलिए फिर राजनीतिक अटकलें चलाना शुरू हो गया। तो कोई बोल रहा है कि भाई महाराष्ट्र में सरकार गिरेगी, पवार साहब अकेले के बलबूते पर महाराष्ट्र जीतना चाहते हैं। कोई बोलता है कि 2024 की तैयारियां शुरू हो गई है। कोई बोल रहा है कि ऑल इंडिया लेवल पर महाविकास आघाड़ी बनाने की कोशिश पवार साहब कर रहे हैं। वैसे तो आपको मालूम है कि शिवसेना के नेता और शरद पवार के प्रवक्ता संजय राउत तो बार बार यूपीए का नेतृत्व पवार साहब को देना चाहिए ऐसी रिकमेंडेशन करते रहते हैं। इसलिए प्रशांत किशोर जब मुंबई आए और पवार साहब से मिले तो चर्चा तो होना वाजिब था और हो गई है। लेकिन उनमें चर्चा किस बात की हुई, क्या लेन देन हुई है और दोनों क्या करना चाहते हैं। आपको मालूम है कि 2014 में प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी को मदद की थी, उनके साथ काम किया था, लेकिन बाद में वो अलग हो गए और उसके बाद प्रशांत किशोर हमेशा बीजेपी के खिलाफ रहे। 2015 में बीजेपी को बिहार में हराने के लिए इनिशिएटिव तो इन्होंने लिया था, प्रशांत किशोर ने। उसके बाद बार बार इसकी चर्चा होती रही है। सवाल ये है कि अचानक पवार साहब से इनकी क्या राजनीति पर चर्चा हुई। तो इसलिए ये अटकल अंदाज लगाया जा रहा है कि शायद 2024 में मोदी को हराने की तैयारी आज से शुरू हो गई है। और इसमें फिर ये ला जाता है कि जिस ढंग से पवार साहब ने विधानसभा चुनाव जीतने वाली महायुति तोड़कर महाविकास आघाड़ी बनाई महाराष्ट्र में और बीजेपी को सत्ता से बाहर बिठा दिया है, क्या उसी ढंग का कोई प्रयास दिल्ली में होने जा रहा है? यानी 2024 में अभी तो हो नहीं सकता क्योंकि बीजेपी के पास पूरा का पूरा बहुमत है, मेजॉरिटी है, तो उनको हटाकर कोई सरकार बनना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर 2024 में किस ढंग से तो बोला जाता है कि भाई 70% 70% वोटर ऐसे कि वो आप बदल नहीं सकते, लेकिन 30% वोटर ऐसा होता है कि जो हर चुनाव में अपना चॉइस बदलता है, अपनी पसंद बदलता है। तो अगर उस 30% वोटर पर ध्यान रखकर कोई स्ट्रैटेजी बनाई जाए, रणनीति बनाई जाए, तो जीतने वाली पार्टी को भी हरा सकते हैं। तो उस पर काम हो गया, ऐसी भी एक न्यूज़ हमको सुनने को मिली है। लेकिन बात यह है कि 2024 में महाराष्ट्र का जो प्रयास है वही दिल्ली में रिपीट होने जा रहा है। जिन्होंने ये बात शुरू कर दी है कि पवार साहब 2024 के लिए दिल्ली में महाविकास आघाड़ी जैसा प्रयास करने जा रहे, तो एक लोग भूल जाते हैं, ऐसी चर्चा जो करते हैं वो एक भूल जाते हैं कि ऐसा तो प्रयास पवार साहब ने 2004 में किया था। 2004 में जो यूपीए बनी वो क्या थी? वो तो महाराष्ट्र में जो प्रयास
1999 में हो गया था, उसी की तो रेप्लिका, उसी का ही एक बड़ा पैमाने पर प्रयोग जो था वो दिल्ली में हो गया। यूपीए क्या थी? 99 में जब महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव हो गया, वो लोकसभा के साथ हुआ। उस वक्त प्रमोद महाजन की एक आइडिया थी कि वाजपेयी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि अगर महाराष्ट्र में युति की जो सरकार थी, अलायंस की जो सरकार थी, वो उसके बलबूते पर हम विधानसभा बर्खास्त करते हैं और 8 महीने पहले ही लोकसभा के साथ चुनाव लेते हैं, तो शिवसेना और बीजेपी को अपना पूरा का पूरा अच्छा बहुमत मिल जाएगा, मेजॉरिटी मिल जाएगी। इसलिए 8 महीने पहले, 9 महीने पहले विधानसभा बर्खास्त की गई थी। लेकिन उल्टा हो गया, शिवसेना बीजेपी के पास 140 से ज़्यादा जो एमएलए थे वो कम से कम 20 एमएलए घट गए, और उसी वक्त पवार साहब ने कांग्रेस तोड़ी थी और अपनी अलग पार्टी, रीजनल पार्टी बनाई थी, और दोनों कांग्रेस आमने सामने खड़े हो गए, तो उसका फायदा भी शिवसेना बीजेपी को मिलेगा, ऐसी अटकल प्रमोद महाजन ने रखी थी। लेकिन उल्टा हो गया, दोनों कांग्रेस यानी अकेली कांग्रेस 80 एमएलए थे, तो दो कांग्रेस के मिलकर 120 एमएलए बन गए, और शिवसेना के और बीजेपी के हाथ से सत्ता निकल गई। बीजेपी और शिवसेना को अलग रख के बाकी सब पार्टियों की एक अघाड़ी या अलायंस पवार साहब ने 99 में महाराष्ट्र में बनाई थी, और आगे चलकर 2024 में वही जो प्रयोग था, एक्सपेरिमेंट था, वो दिल्ली में सोनिया गांधी ने किया। 99 में दोनों कांग्रेस इकट्ठी महाराष्ट्र में सत्ता के लिए आ गई, और उसके बाद 2004 में सोनिया पवार के साथ आ गई। तो असल में अगर महाविकास आघाड़ी जो महाराष्ट्र में है वो दिल्ली में उसका रिपीट होने वाला है बोल रहे हैं, तो ये भूल रहे कि यूपीए भी महाराष्ट्र का ही जो एक्सपेरिमेंट था उसका ही राष्ट्रीय तौर पर एक प्रयोग हुआ था। तो इसमें कोई बड़ी और नई बात नहीं है। सवाल ये है कि जो महाराष्ट्र में सक्सेसफुल होता है वो ऑल इंडिया करने के लिए उतनी ताकत कांग्रेस के पास आज बची है या नहीं है। ऑन पेपर हम कागज़ पर देख ले तो ठीक है, 30% वोटर ऐसे कि जो अपना चॉइस या अपनी पसंद बदलते, अगर उनको टारगेट करके रणनीति बनाई जाए तो बिल्कुल सही है। लेकिन आप जो 30% बोल रहे हो तो बचते हैं 70%, और 70% में 37% अकेले बीजेपी के हैं। उसमें कितना चॉइस बदला जाएगा? और अगर बीजेपी के वोटर चॉइस बदलते हैं कुछ तौर पर, तो बाकी के पार्टियों के भी बदल सकते हैं। तो इसलिए कागज़ पर जो हम रणनीति बनाते हैं वो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पार्टियां चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, उसकी हालत क्या है? जिन पार्टियों को पवार या प्रशांत किशोर इकट्ठा करना चाहते हैं और राष्ट्रीय तौर पर महाविकास आघाड़ी या यूपीए 3-2 जो कुछ बनाना चाहते हैं, उसमें जो पार्टियां आने वाली है उनके पास संगठन कितना है, और वो संगठन जो है वो चुनाव के टाइम में इकट्ठा हो सकता है या नहीं। महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी बनी है उसको लोगों ने वोट नहीं दिया है। शिवसेना ने जो सीटें जीती है वो बीजेपी के साथ रहकर जीती है। दोनों कांग्रेस इकट्ठी लड़ी, फिर भी उनको 100 तक जगह नहीं मिल सकती, सीट नहीं मिली। उन्होंने शिवसेना या बीजेपी की अलायंस थी उसमें से 56 एमएलए उठाए हैं, जो असल में सरकार बनाने के लिए वोटर ने भेजे नहीं थे, वो अलायंस के यानी शिवसेना बीजेपी की सरकार बने इसलिए उनको भेजा था। लेकिन ये उठकर वहाँ गए, तो एक्सपेरिमेंट अगर बनाना है तो वैसा करना पड़ेगा कि भाई मोदी के साथ भी जाकर, बीजेपी के साथ जाकर, जो बाद में लोकसभा में अपनी साइड चेंज करे,
इस ढंग के अलायंस बीजेपी के साथ भी बनानी पड़ेगी। प्रशांत किशोर जो रिपीट करना चाहते हैं महाविकास आघाड़ी, या शायद शरद पवार महाराष्ट्र का रिपीट दिल्ली में करना चाहते हैं, तो उनको एक बात करनी पड़ेगी कि यूपीए में कौन आएगा, कैसी पार्टी आएगी, सब पार्टियां आ गई, उससे ज़्यादा उनको एक देखना पड़ेगा कि बीजेपी की जो एनडीए है उसमें बहुत सारे दल ऐसे जाने चाहिए कि जो चुनाव के बाद इनके यूपीए के साथ आ जाए, जैसे शिवसेना आ गई। क्योंकि आज भी बीजेपी ने 303 सीटें जीती है, 2014 में 282 सीटें जीती थी, और अगले चुनाव में भी ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि बीजेपी मेजॉरिटी से नीचे चली जाएगी। इसलिए अगर महाराष्ट्र का जो एक्सपेरिमेंट है वो दिल्ली में या राष्ट्रीय स्तर पर रिपीट करना है, तो एक बात ज़रूरी है कि बीजेपी के साथ जो जाने वाले हैं वो आगे चुनाव के रिजल्ट के बाद हमारे साथ आ जाएंगे। ऐसी पार्टियां जानबूझ पर बीजेपी के साथ भेजनी पड़ेगी। फिर वो जगन रेड्डी हो सकता है, या तो क्या बोलते हैं उनको, नवीन पटनायक हो सकते हैं, चंद्रशेखर राव हो सकते हैं। ऐसी बहुत पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ चुनाव में जा सकती है। मतलब ये है कि जो सीटें बीजेपी खुद के बलबूते पर जीते उससे बीजेपी को वंचित रखना और अल्टीमेटली बीजेपी को मेजॉरिटी से नीचे के आंकड़े तक लाना, ये भी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। यूपीए 3 बनाकर उसको मेजॉरिटी लाना जो आसान नहीं है, और वैसा तो महाराष्ट्र में हुआ भी नहीं है। दोनों कांग्रेस इकट्ठी लड़ी थी, उनके साथ और छोटी पार्टियां भी थी, फिर भी उनको मेजॉरिटी नहीं मिली और अलायंस को मेजॉरिटी मिली थी। तो वही अगर राष्ट्रीय तौर पर जाना है तो मोदी और बीजेपी और उनकी एनडीए, उसको तो मेजॉरिटी मिलनी ही है। तो उसमें से ठीक है नीतीश निकल कर आ सकते हैं, और कोई पार्टियां ऐसी भेजनी पड़ेगी कि जो रिजल्ट होने के बाद आएगी। क्या पवार और प्रशांत किशोर इस ढंग की राजनीति और रणनीति बना सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? सोचिए दोस्तों, मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ ये आपके सोच को प्रेरणा चालना देने के लिए बनाता हूँ। इसलिए मैंने एक विचार आपके सामने रखा है, आप भी उस पर सोचो, तय करो कि क्या हो सकता है। अभी यहाँ रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।